और ईरान के ऊपर भी दबाव इस बात का है कि आईआरजीसी अपनी चाल चलता है, ईरान की गवर्नमेंट अपनी चाल चलती है। आईआरजीसी अपने वर्चस्व को बनाने के लिए कुछ भी करेगा। और एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि थोड़े दिन हो सकता है शांति रहे, लेकिन होर्मुज के ऊपर इनके अटैक जारी रहेंगे। आईआरजीसी को जब भी कोई मौका मिलेगा किसी भी एनिमी कंट्री का या उसके सपोर्टर कंट्री के शिप को टारगेट करने का, वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वहां पर उनके लिए वो प्ले ग्राउंड है, बन चुका है, अब उसको नहीं रोका जा सकता। ये लंबे समय तक चीजें चलेंगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में ईरान में कभी कोई जिम्मेदार सरकार आए, और जी। उसके लिए समय लगेगा। लेकिन ठीक। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ कोई डेवलपमेंट बहुत ऐसा कुछ आएगा निकल के। इन हाँ, दोनों क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा मीटिंग में ऐसा भी आगे। नहीं है कि पिछले दिनों जैसे 28 फरवरी से जो हमले शुरू हुए थे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोफेसर मनोज वहाँ पर हमले चल रहे हैं। रुक रुक करके याद आ जाता है जैसे कि अभी भी हम युद्ध में हों और एक दूसरे पर हमले करना दोनों ही देश शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर मनोज, आप कैसे देखते हैं मिडिल ईस्ट की इस स्थिति को जब ये मुलाकात हुई? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान का के मध्य ये जो तनाव है, मुझे लगता है कि सबसे बेहद मतलब चरम पॉइंट पे पहुंच चुका है। और अभी जो दोनों देश हैं ये युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन दोनों का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान कौन किसको पहुंचाएगा। और शायद उसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के साथ जो ट्रंप की जो मीटिंग हो रही है, ऑब्वियस है कि ये एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है। और जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया, देखिए ट्रंप कभी भी इजराइल को छोड़ नहीं सकते हैं। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम सिक्के का हेड टेल देखें तो दोनों हेड टेल है, अमेरिका और इजराइल। तो डिप्लोमेटिक आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी की घटना के बाद से जो पहला अटैक हुआ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला, तो उसमें आप देखिए तो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने ही अटैक किया और जिस तरीके से अली खमेनी को एलिमिनेट किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने जितने भी यूएस के जो एलाई जो जहां जहां आर्मी बेस थे सबको अटैक किया। और शायद इस रणनीति में आप देख सकते हैं कि अमेरिका बिल्कुल उसके जितने प्रॉक्सी हैं ईरान के, उन सब के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उस सब पे भी अटैक हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले जिस तरीके से यूक्रेन भी इसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इस मिडिल ईस्ट में बहुत सारे नए प्लेयर एक तरीके से राइज हो चुके हैं और सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, अब एक तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल तो खुला हुआ है, और दूसरा जो ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है कि हमेशा प्रेशराइज करने के लिए, मैक्सिमम प्रेशराइज करने की, तो मुझे लगता है कि अभी नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग इन लोगों की जो चली है, ये आने वाले समय में एक तरीके से चारों तरफ से आप देखिए ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं, चाहे हुती हो या हिजबुल्ला हो, इवन पीएमएफ हो, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। इवन इराक के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे सऊदी अरब के पास अटैक हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक मल्टी कॉर्नर युद्ध शुरू हो चुका है। और इसमें दोनों का मोटिव सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का नुकसान पहुंचाए। अब जीत हार क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये अभी युद्ध का क्योंकि जो जिस तरीके वर्तमान से स्थिति खिंचते जा है, रहा है उसके बाद तो कई एक्सपर्ट्स ये तक कहना शुरू कर चुके हैं कि वियतनाम और इराक, अफगानिस्तान सब इस युद्ध में हम देख सकते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर के पास मैं जाऊं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी दामोदर जी कि ये अगर पिकेक्स के बारे में जानकारी इन्होंने जुटा ली है, जैसा कि वो डांट फटकार लगा रहे हैं इजराइल को, तो इसके बाद क्या अमेरिका एक टारगेटेड अटैक वहां पर कर सकता है? मीनाक्षी जी, अगर पिकैक्स पे अटैक करना होता तो आप लिख के रख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप उसका जिक्र नहीं करते। मैं आपको ये बिल्कुल। बात बता दूं। और आपको ठीक है। लगता है कि जिक्र करने के बाद ईरान ने वहां पे अपनी कोई भी, वैसे भी कोई भी वहां पे स्ट्रेटेजिक वेपन या कोई भी फैसिलिटी वहां पे रखी होगी अभी तक अमेरिका के अटैक के इंतजार में? बिल्कुल भी नहीं। पिकैक्स बिल्कुल न्यू फैसिलिटी है। हाँ, ईरान वहां पे कुछ करने की तैयारी कर रहा था, कुछ इन्हें पता लगा था, इनपुट आए थे, कुछ टनल्स वनल पे इनकी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन नतांज और फाडो के अलावा अभी पिकॉक्स पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर होता तो आप ये मान लीजिए, दुनिया का कोई भी मिलिट्री कमांडर, सैन्य लीडर या कोई भी लीडर उसको पहले अनाउंस नहीं करेगा कि हम यहाँ पे अटैक करेंगे आपके बंकर। और ईरान जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी में बंकर बने हुए, जो उनकी एक मेजर टैक्टिक्स है टनल के अंदर बना के रखना, माउंटेन्स के अंदर वो अपने फैसिलिटीज को डेवलप करते हैं, तो वो क्या वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए छोड़ देंगे कि नहीं अब आइएगा, देखिए आपने अनाउंस कर दिया, अटैक करिए और हमें बर्बाद करिए? बिल्कुल भी नहीं। पिकैक्स पे अटैक करें एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उनको आप अगर उनका आकलन करेंगे तो अक्सर वो ऐसे स्टेटमेंट, जब संधि की बात चल रही थी, सिग्नेचर हो रहे, उस दिन भी वो हमले की धमकी दे रहे थे। अच्छा, वो उनके जो खुलासा स्टेटमेंट मतलब कि होते उन्हीं हैं, बातों का दामोदर जी करते हैं वो जो नहीं करने वाले, कि हाँ ठीक है हमारे पास जानकारी है। और मेजर जनरल राजन कोचर ये भी हो सकता है कि अगर पिकेक्स में उन्होंने अपना एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है तो ईरान उसे बाहर निकाल करके शिफ्ट करने का प्रयास करेगा, तो अमेरिका क्या उस पल का इंतजार कर रहा है? देखिए, मैं इस दामोदर ने जो बोला है उसमें काफी सेंस है। और खार्ग आइलैंड भी अगर आप देखें, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और देता हूं। जब
डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको बोल रहे थे मैं कारगिल आइलैंड पे हमला करूंगा और ऐसे करूंगा एम्फीबियस, और अपनी फोर्सेस को भी इसको जापान से ओकानावा से उसको एक्चुअली मूव किया वहां से। तो ये सब एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। हम जैसे फौज में बोलते हैं ना, अगर आप एक कहीं और अटैक करना चाहते हैं तो आप कहीं और इसको दुश्मन को एक्चुअली दिखाते हैं कि आप इसको पिकैक्स पे करेंगे पर अटैक आपका कहीं और आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पिकैक्स में क्या जानकारी है, क्या सारा आपका एनरिच्ड यूरेनियम एक ही जगह रखा हुआ है? कोई भी सेंसिबल देश, और इसको ईरान को मैं बहुत सेंसिबल मानता हूँ इन चीजों में, वो अपनी स्ट्रैटेजी में कभी भी अपने एग्स है वो एक बास्केट में नहीं डालेगा, बिकॉज वो जानते हैं वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये भी मान के चलूं कि आपको पिक एक्स के नीचे उसने रखा है, तो क्या GBU 57 जो अमेरिका का है, वो जो 30-40 मीटर तक अंदर ही जा सकता है बॉम्ब, क्या ईरान अपने उस डेप्थ पे रखेगा? बिकॉज हमने देख लिया है आपकी 12 दिन की लड़ाई में भी आपने देख लिया, जब अमेरिका ने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए थे कि हमने 90% उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया, बाद में पेंटागन की क्या रिपोर्ट आती? बिकॉज जहां पर भी ईरान ने अपनी फैसिलिटीज बनाई हैं वो एक दिन में नहीं बनाई, उनको 20 साल लगे बनाने में, और वो इसको तैयार थे इस चीज के लिए जो आज हो रही है। तो वो जितनी भी फैसिलिटीज है वो उनकी 100 मीटर अंदर है जमीन के, और वहां पे अमेरिका का कोई भी बॉम्ब नहीं पहुंच सकता है। कोई भी अगर अमेरिका को अटैक उसको करना पड़ेगा, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होगा, वो ये अमेरिका को अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके वो अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नेतन्याहू ये नेतान्स के पास जब एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस का मिशन इसको निकाला था, वो फेल हुआ, और उसमें अमेरिका ने 5 अपने एयरक्राफ्ट अपने खोए। तो अमेरिका ने देख लिया कि एक रिहर्सल तो कर लिया अमेरिका ने कि अगर हम ऐसा कोई भी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन प्लान करते हैं तो हमारा आज क्या होने वाला है। ठीक है। और वो इसको ईरान में बहुत पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ जो उसकी टेरेन एनालिसिस अगर आप करें ईरान की, और माउंटेन्स है और डीप है, जंगल्स हैं, आपको गुरिल्लास को वॉरफेयर करना पड़ेगा। इसको वेनेजुएला नहीं है, वो एक रिहर्सल कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान को कितना भी कर्नल संजीव सिरोही तोड़ दिया जाए, बावजूद इसके वो ईरान में उस तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते हैं जैसा अमेरिका सोच करके बैठा हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जहां तक ताल्लुक है पिक एक्स माउंटेन का, अगर बाई चांस वहां पे उन्होंने ये अपना जो है एनरिच्ड यूरेनियम रखा भी है, तो वहां तक इतनी गहराई तक पहुंचना, क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक रॉक्स हैं और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके जो है B-52 B-2 बॉम्बर्स वगैरह जितने भी हैं, आप कितना भी अटैक कर लो वो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ईरान को भी पता है, क्योंकि ईरान तो आज से तैयारी नहीं कर रहा। ईरान 47 ईयर्स से ईरान के ऊपर सैंक्शन थी, और ईरान को पता था एक दिन ना एक दिन उनको इजराइल से और अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। तो उन्हें 47 ईयर्स में अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जो है जैसा कि अभी बता रहे थे कि उनको जो है जब तक स्पेशल ऑपरेशन नहीं करेंगे, और उसमें भी गारंटी नहीं है, स्पेशल ऑपरेशंस करके अपने ट्रुप्स को एक्सट्रिकेट कर लेंगे और उस एनरिच्ड यूरेनियम को बाहर निकल लाएंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रुप्स ही एनरिच्ड यूरेनियम नहीं ला सकते, उनको लाने के लिए साइंटिस्ट चाहिए, क्योंकि वो एनरिच्ड यूरेनियम है। अगर थोड़ा भी वहां पे प्रिफरेंस हो गया तो बहुत ज्यादा जो है वहां पे गदर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो जो है, और मुझे नहीं लगता कि आगे वो इतने बड़े हमले करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितने ज्यादा हमले करेंगे, उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बोल दिया है कि जितना हम कुछ कर सकते थे हासिल कर सकते थे, हम इससे आगे अगर हम कितनी भी बमबारी कर ले, हम अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए जो है अब हमला नहीं होगा, अब सिर्फ कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी करके इससे जो है लड़ाई से बाहर निकला जाए। मीनाक्षी जी, लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिल गई है तो जैसा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था अपने एक जवान को बचाने के लिए ही सही, एक रिहर्सल ही सही, क्या दोबारा से अमेरिका वो करने की हिमाकत करेगा? क्योंकि अच्छा खासा नुकसान उसे उठाना पड़ा था उस ऑपरेशन में।
देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम 28 फरवरी के बाद की घटना को देखें तो ये घटना जिस तरीके से एस्केलेट होते जा रही है, तो इसमें देशों की संख्या बढ़ते जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए, आप हमें समझना होगा कि आखिर इतने दिनों तक ईरान इस युद्ध में अपने आप को कायम रखा, कहीं ना कहीं से इसे सपोर्ट था, और अमेरिका ने भी स्ट्रेटजी यहाँ पे एक तरीके से चेंज किया है। और इसीलिए आप देख लीजिए, हर चाहे गल्फ के जितने देश वो भी अब अटैक करने लगे हैं, और उसके जितने भी प्रॉक्सी हैं अमेरिका उन सब पे उनके द्वारा अटैक करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को समझ चुका है कि हम डायरेक्ट वार में अमेरिका ईरान के साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। और दूसरी तरफ, जैसा कि हम सब अभी चर्चा कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन रखा है, तो ये दोनों तरफ से अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक अटैकिंग सिस्टम चल रहा है कि एक तरफ हम बातचीत का भी चैनल खोल के रखेंगे, और ईरान के जितने भी सपोर्ट सिस्टम है उस सबको एक एक तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब आज के डेट में नो डाउट जिस तरीके से ईरान का जो हेजेमनी था, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका वहां पे ओमान के साथ मिलकर एक सेंध लगा चुका है। और अब इसीलिए आप देख सकते हैं कि वहां पे जिस तरीके से जो डेली का जो ट्रैफिक था वो कम हुआ है, और शायद इसीलिए आप हुती को आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे रेड सी की तरफ से जो रोकने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि ये अभी लंबे समय तक दोनों की स्थिति चलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी ट्रंप की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और इजराइल का स्थिति हम जानते हैं कि वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो नेतन्याहू को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ट्रंप इस चीज़ को से वो सहमति जरूर दिखा रहे होंगे किस प्रकार से नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, जितने भी उसके प्रॉक्सी थे उसको अटैक कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आज शायद अमेरिका भी वही कर रहा है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हैं उन सबको हम किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं, और शायद उसी दिशा में अमेरिका और इजराइल अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, यानी आगे आने वाली स्थिति जो दामोदर जी है वो ना तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा फेवर में रहने वाली है, ना ही अमेरिका और इजराइल के लिए। परिस्थितियां लड़ाई के बाद तो किसी के लिए भी फेवर में नहीं होती। युद्ध करने में सिर्फ एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, दोनों मुल्कों का होता है। और जो लड़ाई की बात है, जो मुझे समझ में आ रहा है, अमेरिका को इसकी कॉस्ट पता है, उन्हें समझ है। अब उनकी पार्लियामेंट से उनको बिल मिले, सैंक्शन मिलेगा कि नहीं, पैसा सैंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत बहुत मैटर करता है और बहुत कॉस्ट कर रहा है इस समय अमेरिका के लिए भी। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। आप 100 बम मारते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, उनमें से एक आधा कोई आपके टारगेट को अचीव करता है, और करता भी है या नहीं करता, क्योंकि आप हर बार स्टेटमेंट देते हैं कि आपने उनकी मिसाइल फैसिलिटी बर्बाद कर दी। अगले दिन IRGC एक वीडियो निकालता है कि हमारे पास अभी और रखी हुई है। तो आप कितना पीछा करेंगे ये चीज। और एक बात ये फैक्ट है कि जब तक आप बूट ऑन ग्राउंड नहीं कर लेते, आप गारंटी नहीं दे सकते जब तक, और वो करेगा नहीं अमेरिका। मुझे नहीं लगता कि ऐसी मूर्खता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वियतनाम से भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है अमेरिका के लिए। हाँ, एक जोर जरूर है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था बीच में, मुझे उनके स्टेटमेंट से लगा था, और उनकी जो उम्मीदें थी कि जितने भी उनके मिडिल ईस्ट में लाई हैं, अगर वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे कर दें तो अमेरिका की जो एयर पावर है उसका इस्तेमाल करके, नेवल पावर का इस्तेमाल करके, और उनको सपोर्ट करके ये जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वहां पे हमला कर सकते थे। लेकिन उसके लिए भी मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री ने हाँ नहीं भरा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।